केस दर्ज और जांच है जारी। हम बात कर रहे हैं उमंग सिंगार की। जी हां, भोपाल पुलिस ने उमंग सिंगार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जिसके बाद पूर्व मंत्री के समर्थन में पूरी कांग्रेस उतर गई। कांग्रेस नेता डीजीपी से मिले और तथ्यों के आधार पर जांच की मांग की। कांग्रेस ने आरोप लगाया उमंग सिंगार के खिलाफ कार्रवाई सरकार के दबाव में की गई है। पीसी शर्मा ने कहा, जब सोनिया भारद्वाज का बेटा यह कह चुका है कि उमंग सिंगार पर कोई शक नहीं, फिर भी कार्रवाई की गई। वहीं कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने कहा, उमंग सिंगार निर्दोष हैं, उनके बीच पारिवारिक संबंध थे, लेकिन आत्महत्या के बाद सरकार दबाव बना रही है। उन्होंने किस कंडीशन में और वो सुसाइड की है, तो ये एक उसका मामला है जांच का, लेकिन कहीं भी मेंशन नहीं हुआ है इनका नाम उमंग सिंगार जी का, और कहीं भी उस महिला ने जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसमें भी कई चीज़ें ये नहीं कही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम लोग आए थे डीजी साहब से कि इसको कैश किया जाए और इसमें कोई आगे कार्रवाई नहीं होना चाहिए। डीजीपी साहब का कहना है कि इस तरह का कोई मामला होता है तो 306 नेचुरल कोर्स में लग जाती है वो, इसलिए पुलिस ने कार्रवाई की है। मुझे घटना की जानकारी लगी तो मैं कल उनसे मिलने के लिए गया था, और निश्चित तौर पर ये जो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है ये पूर्ण रूप से राजनीतिक है। किसी भी एफआईआर को दर्ज होने के लिए उसके लिए कुछ तथ्यों की आवश्यकता होती है, और ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है जिसके कारण उमंग सिंगार जी के ऊपर एफआईआर। ये लोग दबाव की राजनीति करते हैं, लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी के लोग डरने वाले नहीं हैं। एक तरफ उमंग सिंगार के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और कांग्रेस ये कह रही है कि दबाव में कार्रवाई की गई है। आज इसी मुद्दे पर रात 8 बजे होगी चर्चा। आपकी आवाज रात 8 बजे। कोरोना को काबू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठकें भी कर रहे हैं, और इसी कड़ी में देश भर के 46 कलेक्टर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बैठक की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, सीएम शिवराज के साथ मध्य प्रदेश के 3 कलेक्टर्स भी शामिल हुए। इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह, ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और जबलपुर कलेक्टर करमवीर शर्मा ने पीएम से सीधे चर्चा की। देश भर के कलेक्टर से चर्चा में पीएम मोदी ने अपने जिले को कोरोना मुक्त बनाने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा, वायरस के खिलाफ हमारे हथियार लोकल कंटेनमेंट जोन, एग्रेसिव टेस्टिंग, लोगों तक सही और पूरी जानकारी पहुंचाना है। हॉस्पिटल में बेड कहां और कितने हैं, यह भी लोगों को बताना जरूरी है। पीएम ने कहा कि कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पीएम ने कहा, अगर आपको लगता है सरकार द्वारा बनाई पॉलिसी में जिला स्तर पर इनोवेशन की जरूरत है और पॉलिसी को मजबूती मिलेगी, तो मेरी तरफ से आपको खुली छूट है। कलेक्टर्स को अनुभव के आधार पर पॉलिसी में बदलाव की जरूरत लगती है तो सरकार तक पहुंचाइए। पीएम ने यह भी कहा, समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति का चेहरा ध्यान में रखकर काम करिए। इसके साथ ही वैक्सीन की बर्बादी रोकने के लिए भी पीएम मोदी ने कलेक्टर से चर्चा की। पीएम मोदी 20 मई को 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों से भी चर्चा करेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ के 5 कलेक्टर्स भी शामिल होंगे। अपने जिले में स्थिति संभालने के लिए लगातार काम करते रहे। इससे जिले में अन्य लोगों का हौसला भी बढ़ा और आपसे प्रेरणा भी मिली। बहुत से ऐसे हैं जो कई दिनों तक घर नहीं जा पाए, अपने घर वालों से नहीं मिल पाए। कई लोगों ने अपने परिवार के अहम सदस्यों, अपने करीबियों को खोया भी है। इस मुश्किल के बीच आपने अपने कर्तव्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। अभी आपसे मैं कई साथियों से अपने अनुभव सुनने का मुझे अवसर मिला। वैसे मेरे सामने काफी लोग हैं, लेकिन हर एक को तो संभव नहीं हुआ है, लेकिन हर एक के पास कुछ न कुछ नया था, कुछ न कुछ इनोवेटिव था और अपने तरीके से रास्ते खोजे थे।
और सफलता के लिए यही सबसे बड़ा काम का होता है कि आप मूलभूत विचार को कितना लोकलाइज बना करके सेट करके उसका उपयोग करते हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप बिना संकोच, आपको लगता है कि जो चीज आपने अच्छी की है, अच्छे ढंग से की है, वो मुझे जरूर भेजिए लिख करके, मेरे तक पहुंचाइए और मैं इसका अन्य जिलों में उपयोग कैसे हो इसकी जरूर चिंता करूंगा, क्योंकि आपकी मेहनत, आपके इनोवेशंस ये देश के भी काम आने चाहिए। और मुझे विश्वास है आज जितनी बातें मेरे सामने आई, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें काम आएगी, और इसलिए मैं आपसे इंतजार करूंगा कि आप अपनी कुछ चीजें जरूर मेरे से शेयर करिए। आपके हर प्रयास की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं। साथियों, हमारे देश में जितने जिले हैं उतनी ही अलग अलग चुनौतियां भी हैं। एक तरह से हर जिले के अपने अलग चैलेंजेस हैं। आप अपने जिले के चैलेंजेस को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, और इसलिए जब आपका जिला अगर जीतता है तो मतलब देश जीतता है। जब आपका जिला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराता है। प्रधानमंत्री के बाद 6 कलेक्टर्स ने भी अपनी बात रखी। मध्य प्रदेश से इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर के कलेक्टर बैठक में शामिल हुए थे, जिसमें से इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी दी। शहरी और ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण को रोकने और जागरूकता को बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस बात की जानकारी दी गई। बैठक के बाद इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह और जबलपुर के कलेक्टर करमवीर शर्मा ने बताया, प्रधानमंत्री ने सुझाव दिए हैं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ग्रामीण स्तर पर ज्यादा प्रभावी कदम उठाए जाएं। सभी राजनीतिक दलों के लिए कार्यकर्ताओं को कमेटियों में शामिल किया जाए। साथ ही वैक्सीनेशन को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए व्यवस्था हो। इसके साथ ही विशेष तौर पर यह ध्यान रखा जाए किसी भी स्थिति में वैक्सीनेशन का नुकसान ना हो। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों जिन जिन अभियान की शुरुआत की उन्हें लेकर भी बैठक में जानकारी दी गई। शहरी स्तर पे या जो ग्रामीण स्तर पे जो सर्वे चल रहा है, उस सर्वे में जो गांव की टोलियां या गांव के जो जनता वॉलंटियर्स हैं वो उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। उससे एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन हो रहा है संभावित मरीजों का, और उनका सैंपलिंग और टेस्टिंग भी हो रही है। यही कारण है कि टेस्टिंग की संख्या बहुत ज़्यादा है इंदौर में, 9,500-10 हज़ार करीब हो रही है, 9 से 10 हज़ार करीब। अच्छी सैंपलिंग संख्या ठीक है। जैसे लगभग 48 जिले थे, उसमें जबलपुर भी शामिल था। इसके संबंध में क्या क्या अभी तक कार्रवाइयाँ हुई हैं कोविड के प्रबंधन से संबंधित, और उसके बारे में उन्होंने जाना, और उसके बाद उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि पूरी टीम जो है अभी तक जो कार्य कर रही थी वो बधाई की पात्र है, लेकिन साथ साथ में अभी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। जी आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की, और अब बात करते हैं एक पॉजिटिव स्टोरी की। कोरोना महामारी से जंग भले ही अभी जारी है, लेकिन संक्रमण की रफ्तार अब धीरे धीरे कम हो रही है। यही वजह है कुछ दिन पहले तक जहां अस्पतालों में बेड्स की मारामारी दिख रही थी, ऑक्सीजन की किल्लत की लगातार खबरें आ रही थी, वहीं अब स्थिति इसके उलट है। अस्पतालों में बिस्तर की उपलब्धता बढ़ गई है। हम आपको भोपाल के हमीदी अस्पताल की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जहां अब आईसीयू के 67 जबकि 212 ऑक्सीजन बेड खाली हैं। महामारी के इस दौर में आपको आज एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो आपको मन में सकारात्मकता की ऊर्जा भर देगी। जी हां, एक राहत की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल हमीदिया में इस समय हम मौजूद हैं, और जहां पर बेड के लिए एक वक्त में मारामारी चल रही थी, अब वहां पर बेड रिक्त हो गए हैं। आईसीयू बेड की संख्या जो 185 स्वीकृत की गई है, मात्र 118 बेड यहां पर भरे हुए हैं और 67 बेड रिक्त हैं। तो जो भी दर्शक इस समय देख रहे हैं वो ये जान ले कि अगर आप हमीदिया में आएंगे तो आपको बेड मिल जाएंगे। साथ ही जिस ऑक्सीजन को लेकर किल्लत की तस्वीर एक समय हमने देखी, अब ऑक्सीजन के बेड की संख्या 240 यहां पर है और मात्र 28 भरे हुए हैं, 212 बेड खाली हैं।
तो इससे समझा जा सकता है कि प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं और राहत की खबर यही है, राहत की तस्वीर यही है कि जिन अस्पतालों में एक वक्त में बेड को लेकर मारामारी चल रही थी, अब वहां पर बेड रिक्त हैं। अगर आप यहां पर आएंगे तो आपको बेड खाली मिलेंगे, आपका इलाज हो सकता है। लेकिन अभी की जो स्थिति है उससे ऐसा ही लग रहा है कि कोरोना संक्रमण पर सरकार के प्रयास सफल साबित हुए हैं। कैमरामैन अतुल जैन के साथ मृदुल शर्मा, भोपाल। और अब बात मध्य प्रदेश की एक ऐसी महिला की जो कोरोना संक्रमित थी। कोरोना संक्रमित थी तो वह ठीक है, लेकिन जब मैं आपको यह बताऊंगा कि उसके फेफड़ों में 100% इंफेक्शन था, उसके बावजूद भी वो ठीक हो गई, आप चौंक उठेंगे। लेकिन यह खबर आप सभी को हौसला देने वाली है। जी हां, महिला ने कोरोना को मात दे दी है। नाम है इनका मीना तोमर, जिन्होंने इस महामारी को मात दे दिया है, कई लोगों का हौसला बढ़ाया है। महिला को जब सिविल अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया तो कोविड नियंत्रण प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर खुद पहुंचे मिलने के लिए और कोरोना को मात देने वाली महिला को बधाई दी। मंत्री तोमर ने सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स को महिला का इलाज करके स्वस्थ करने का श्रेय दिया। जी हां, हिम्मत और हौसले से हारेगा कोरोना। ऐसे अक्सर कई मरीज हैं जो कोरोना से लड़ते वक्त हौसला खो बैठते हैं, निराशा का भाव आ जाता है। लेकिन मिलिए आप इस महिला से, 100% फेफड़ों में इंफेक्शन था, लेकिन उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं खोया और आखिरकार यह महिला कोरोना को मात देने में कामयाब रही। जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल पूछे हैं। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर के बीच जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार से तीसरी लहर को लेकर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि तीसरी लहर को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी लहर में बच्चों के बचाव को लेकर केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा था। अब हाईकोर्ट ने भी शिवराज सरकार से तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर जवाब मांगा है। निजी अस्पतालों में कोरोना इलाज की दर पर हाईकोर्ट ने पूछा, सरकार ने निजी अस्पतालों में इलाज की फीस तय क्यों नहीं की। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई कल फिर से होगी। मध्य प्रदेश सरकार ब्लैक फंगस को लेकर अलर्ट है, लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। कोरोना को लेकर, ब्लैक फंगस को लेकर अब मानव अधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार से 6 सवाल पूछे हैं। जी हां, नोटिस देकर आयोग ने पूछा है कि एंटी फंगल इंजेक्शन को लेकर क्या व्यवस्था की गई है। प्रदेश में अब तक म्यूकोरमाइकोसिस से कितनी मौत हुई है। कालाबाजारी के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचाव की क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। दरअसल राज्यसभा सांसद विवेक तनखा की याचिका पर मानव अधिकार आयोग ने सरकार को नोटिस देकर 28 मई तक जवाब देने को कहा है। विवेक तनखा ने ब्लैक फंगस और कोरोना को लेकर सवाल उठाए थे। मध्य प्रदेश की जनता को अब एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम देने जा रहे हैं। नोट कर लीजिए, जानकारी ले लीजिए। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल जो इंजेक्शन होता है उसको लेकर सरकार ने कीमत निर्धारित कर दी है। ब्लैक फंगस के मरीजों को एंटी फंगल इंजेक्शन एम्फोपेरिसिन दिया जाता है, जो अलग अलग कंपनियां बनाती हैं। कालाबाजारी ना हो सके इसके लिए सरकार पहले से ही अलर्ट है। अब फैसले भी ले जा रहे हैं और सरकार ने यही वजह है कि अधिकतम मूल्य अब पहले से ही तय कर दिए हैं। सन फार्मा के इंजेक्शन की कीमत 4,792 रुपए तय की गई है। माइलान के इंजेक्शन की अधिकतम कीमत 6,248 रुपए तय की गई है और भारत सीरम के एंटी फंगल इंजेक्शन एम्फोपेरिसिन की अधिकतम कीमत 5,788 रुपए तय की गई है। ये जानकारी आप जान लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर इससे ज्यादा कीमत पर कोई आपको इंजेक्शन बेचता है तुरंत प्रशासन को आप जानकारी दें। एम्फोपेरिसिन इंजेक्शन की कीमत तय कर दी गई है और ये जानकारी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इससे ज्यादा कीमत पर अगर जबलपुर से बड़ी खबर आ रही है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन केस में कार्रवाई हुई है। आरोपी सरबजीत सिंह मुखा की पत्नी और असिस्टेंट गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी और जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन केस की जांच के दायरे में मुखा परिवार के 3 सदस्य आ गए हैं। पुलिस ने सरबजीत सिंह मुखा की पत्नी और असिस्टेंट को गिरफ्तार कर लिया है और उसके बेटे हरकरण की तलाश की जा रही है। दरअसल पुलिस ने सरबजीत की पत्नी और जसमीत मुखा के साथ ही सरबजीत की असिस्टेंट और सिटी अस्पताल की मैनेजर सोनिया खत्री शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर जांच में सहयोग नहीं करने और सबूत छिपाने का आरोप है। उधर फर्जी आईडी के जरिए नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगवाने के आरोप में हरकरण मुखा की तलाश लगातार की जा रही है। जानकारी के मुताबिक हरकरण इस वक्त फरार चल रहा है।
सिटी अस्पताल में भर्ती 460 मरीजों की लिस्ट भी मिली है। पुलिस अब सिलसिलेवार तरीके से घर जाकर इनसे पूछताछ कर सकती है। अस्पताल संचालक सरबजीत सिंह मोखा, अस्पतालों में दवा मैनेजर देवेश चौरसिया, सरबजीत की पत्नी जसमीत मोखा और असिस्टेंट सोनिया खत्री को गिरफ्तार किया जा चुका है। नकली रेमडेसिविर प्रकरण में सरबजीत मोखा की पत्नी जसमीत मोखा की तथा सिटी हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेटर सोनिया की आज गिरफ्तारी की गई है। इनके ऊपर नकली रेमडेसिविर संबंधी साक्ष्य छुपाने का आरोप लगाया है और इस आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। जबलपुर की बात करते हैं। यहां पर जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोपी 5 लोगों के खिलाफ रासुका यानी एनएसए के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है। दरअसल पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को अवैध रूप से 12-12 हजार रुपए में बेचने के आरोपी इन्फिनिटी अस्पताल के एक फर्जी डॉक्टर नरेंद्र सिंह को 2 इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया। साथ ही बॉम्बे हॉस्पिटल की नर्स शाहजहां को भी मरीजों के इंजेक्शन चोरी कर मोटी रकम में बेचने के आरोप में पकड़ा गया था। इनके अलावा हॉस्पिटल के लैब टेक्नीशियन और 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था। जांच के दौरान आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने पर एसपी ने कलेक्टर के सामने आवेदन दिया और कलेक्टर ने सभी आरोपियों नरेंद्र ठाकुर, संदीप कुमार प्रजापति, राम अवताल पटेल, कृष्णपाल सिंह भदौरिया और नर्स शाहजहां बेगम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 महीने के लिए जेल भेज दिया है। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस पर कड़ी कार्रवाई करें। इस दिशा में क्राइम की टीम ने एक फर्जी डॉक्टर को पकड़ा और उससे फिर सिटी हॉस्पिटल के एक मेल नर्स, बॉम्बे हॉस्पिटल की नर्स और कैथलैब के 2 व्यक्ति, इनके खिलाफ केस रजिस्टर किया गया। और अब हम बात करने जा रहे हैं इंदौर की। इंदौर में दवाओं की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है। यहां जिला स्वास्थ्य में अटैच अधिकारी की गाड़ी का ड्राइवर ही रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। विजयनगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से इंजेक्शन कहां से आए, पुलिस इसकी जांच कर रही है, पूछताछ की जा रही है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान पुलिस मैदान पर उतरकर लगातार सख्त हिदायत भी दे रही है, कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल तब उठता है जब खाकी ही नियमों का पालन ना करे तो फिर क्या सामाजिक संदेश जाएगा। जी हां, नियमों का पालन कौन करेगा और कौन कराएगा, यह सवाल इसलिए क्योंकि इंदौर में पुलिस अधिकारी खुद कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, या यूं कहिए कि कैमरे में कैद हो जाते हैं। एरोड्रम थाने में पदस्थ एसआई राजेश गौड़ ने धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की, जबकि कोरोना कर्फ्यू के चलते शादी ब्याह जैसे आयोजनों पर रोक लगी हुई है। सख्ती बढ़ती जा रही है। शासन प्रशासन लगातार अपील कर रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपील की, लेकिन उसका असर अधिकारियों पर नहीं पड़ रहा है। ये देखिए, एसआई ने अपनी बेटी की शादी में कई मेहमानों को बुलवाया। पूरा मामला तब उजागर हुआ जब शादी समारोह का वीडियो वायरल हो गया। एसआई की बेटी की शादी का वीडियो वायरल होते ही कई तरह के सवाल अब सामने आ रहे हैं, क्योंकि शादी समारोह में कई पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। वहीं अब खबर सामने आने के बाद पुलिस अधिकारी कार्रवाई की वही रटी रटाई बात कह रहे हैं, लेकिन एसआई राजेश गौड़ का यूं अपनी बेटी का शादी कराना प्रशासन को खुलेआम चुनौती देने जैसा है। निश्चित तौर पर वीडियो की परीक्षण पूरा करेंगे। उसमें विधिवत किहाना पवारी को बोला है, टीआई जो वहाँ एरोड्रम के हैं उनको बोला गया है कि इसमें विधिवत तथ्य निकालें, जांच करें और तथ्य के आधार पर विधिवत जो वैधानिक कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करें। कानून सबके लिए समान है, किसी को भी इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। सरकारी अस्पतालों में जो लापरवाही बार बार सामने आ रही है, उस पर ताला कैसे लगेगा? क्यों बार बार नाफरमानी हो रही है? इंदौर की अगर हम बात करें तो यहां के सरकारी हॉस्पिटल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। हम बात कर रहे हैं एमवाई हॉस्पिटल की। एक बार फिर चूहों ने नवजात बच्चे की उंगलियां कुतरकर घायल कर दिया। कौन जिम्मेदार, किसकी जवाबदेही? अस्पताल प्रबंधन ने घटना को शर्मनाक जरूर बताया है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी भी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। यह जरूर कहा जा रहा है जांच करेंगे और उसके बाद दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। अस्पताल प्रबंधन ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की है। शाम को दोपहर बाद जानकारी आई थी कि ऐसा ऐसा प्रकरण हुआ है, तो तत्काल हमने जांच समिति बना दी है, क्योंकि बहुत गंभीर मामला है। इस तरह का जो हुआ है मामला, तो इसमें किसकी लापरवाही है वो सुनिश्चित की जाएगी और कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए हमने 3 सदस्यीय जांच समिति बना दी, जिसमें डॉक्टर के अरोड़ा हैं, डॉक्टर अपर्णा शर्मा है और संकेत जैन जो हमारे प्रशासकीय अधिकारी हैं। उन लोगों ने जाँच प्रारंभ भी कर दी है और मैंने उनको 3 दिवस का समय दिया। मुझे लगता है उससे पहले रिपोर्ट आ जाएगी और जो जिसकी भी लापरवाही पाई जाएगी इस मामले में, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ग्वालियर में 320 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुई अमृत योजना की बात करें तो तय समय पर पूरा नहीं होने से लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। जल संकट से जूझ रहे लोगों के लिए नगर निगम तमाम तरह के कदम तो उठा रहा है। टैंकर से पानी की सप्लाई करनी भी शुरू कर दी गई है, लेकिन क्या ये इंतजाम काफी है? क्या 3 महीने तक 103 टैंकर से पानी सप्लाई करने पर 88 लाख से ज्यादा राशि का खर्च नगर निगम पर आएगा। वहीं मामले को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक सतीश शेखरवार ने कहा, पहले भी तो करोड़ों रुपए की लागत से एडीबी योजना लाई गई थी, जिसके तहत बनाए गए टंकियां आज तक भरी नहीं गई और पाइपलाइन का भी कुछ पता नहीं है। से पर्याप्त पानी की सप्लाई नहीं होती, उस पाइपलाइन का भी काम बाकी है। तब तक मेरा मानना है कि जिस स्थिति की हम कल्पना कर रहे हैं वो तब तक नहीं देख पाएंगे हम। जैसे अमृत में उनके साथ जो एग्रीमेंट है वो यही है कि दूसरे मंजिल तक पानी पहुंचे। उसके लिए सारे डीएमएस बनने की ज़रूरत है, सारे टंकियां भरने की ज़रूरत है, टंकियों में पूरी तरह से सप्लाई के लिए पूरा लेवल होने की ज़रूरत है। ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी तब मेरा मानना है कि टैंकरों को हम पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। चक्रवाती तूफान ताउते ने गुजरात, महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई है, लेकिन इसका जो असर है और राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। बात करें मध्य प्रदेश की तो उज्जैन के महेशपुर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, किस तरह से मौसम में अचानक यहां तब्दीली देखने को मिली और झमाझम बारिश होने लगी। जनजीवन कुछ घंटों के लिए यहां पर पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। तेज बारिश के चलते कई जगह जलभराव हो गया। चक्रवाती तूफान ताउते तूफान का मुरैना में भी असर देखने को मिला। मुरैना जिले में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जिले में गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। गुजरात के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान ताउते के टकराने के बाद से मुरैना में कल रात से ही आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं। सुबह होते ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। और अब बात करते हैं सतना की। सतना में भी बेमौसम बारिश हुई, जिससे किसानों की प्याज की फसल बर्बाद हो रही है। बारिश में भीगने से खेतों में पड़ी प्याज सड़ने लगी है। सतना जिले में बड़ी मात्रा में प्याज की खेती होती है। जिले के बमोरी, घोरकट, अबेर, लखनवाहा, बीर सिंहपुर, नागौद और रैगांव इलाके में किसान प्याज की खेती करते हैं। यहां से प्याज उत्तर प्रदेश, बिहार, कोलकाता, महाराष्ट्र समेत और भी कई राज्यों को भेजी जाती है, लेकिन बारिश की वजह से प्याज की फसल बर्बाद होने से किसानों को नुकसान हो रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट zmpcg.com पर भी कर सकते हैं विजिट। जी हां, आप ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं।